साथियों, आज हम एक बहुत ही खास बातचीत और बेहद ज़रूरी सवालों पर अ, एक बातचीत करने जा रहे हैं। और जिस शीर्षक के तहत हम आज ये बातचीत रख रहे हैं वो है बीता हुआ साथ रहता है। इस पूरी बातचीत के तहत हम पिछली आधी सदी में जो भारतीय जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, जो तमाम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव हुए और बदलते हुए सांस्कृतिक साहित्यिक परिदृश्य पर हम इससे जुड़े हुए कुछ ज़रूरी मसलों पर इस बातचीत को केंद्रित करेंगे। और हमने इसके लिए आज साथी शशि प्रकाश को आमंत्रित किया है। ये पूरी बातचीत आज के दौर में और ज़रूरी हो जाती है जबकि फांसीवादी उभार पूरे मुकम्मल तरीके से हिंदुस्तान में सामने आया है, जिसके आज के दौर में अगर हम देखें तो इसकी संभावना संपन्नता कहीं ना कहीं जो पिछले 50 वर्ष का इतिहास रहा है भारत का, उसमें भी इसकी संभावना संपन्नता के कई पहलू दिखाई देते हैं। जिस तरीके से औपनिवेशिक गुलामी से आज़ादी की पूरी मुहिम चलती है और जो फिर भारत का शासक वर्ग जिस किस्म का पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाता है, उस पूरे विकास पथ में जो नीतियां अपनाई जाती हैं, जो तमाम पॉलिसीज लागू होती हैं, उसको समझना भी जरूरी है अगर हम आज के वर्तमान को समझना चाहते हैं। भारतीय पूंजीवादी विकास का जो पूरा पथ रहा, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो नेहरूवादी तथा कथित समाजवाद का पूरा दौर था, पब्लिक सेक्टर कैपिटलिज्म का एक दौर था, जिसमें पहले संकट के संकेत मिलने चालू होते हैं। और 60-70 के दशक आते आते जो है ये एक इसकी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के तौर पे इसकी अभिव्यक्तियां सामने आती हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि मुख्यधारा की राजनीति में जेपी मूवमेंट सामने आता है, तो क्रांतिकारी वाम आंदोलन में, क्रांतिकारी वाम राजनीति में नक्सलबाड़ी का आंदोलन भी उस दौर में सामने आता है। और इस पूरे विकास पथ के बाद 1980 के दौर में जब नव उदारवादी नीतियों की शुरुआत के संकेत मिलने शुरू होते हैं और 1990 आते आते पूरी तरीके से नियो लिबरल पॉलिसीज को लागू किया जाता है हिंदुस्तानी हुक्मरानों द्वारा, ये पूरे 50 साल का जो दौर है, इसको आज समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस संधि बिंदु पे हम लोग आज खड़े हैं, जिस फांसीवादी उभार को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उससे ये साफ है कि अगर हम इस इतिहास को और विशेष तौर पे इन 50 सालों के इतिहास को नहीं समझेंगे तो हम भविष्य की भी रणनीतियों को उतने कारगर तरीके से नहीं बना पाएंगे। आज की इस बातचीत के लिए हमने साथी शशि प्रकाश को आमंत्रित किया है, क्योंकि इनसे मुफीद शख्स इस पूरी बातचीत के लिए हमें लगा कि नहीं मौजूद है। और साथी शशि प्रकाश मुख्य तौर पे पिछले 50 वर्षों के इस पूरे कालखंड को ना सिर्फ एक प्रेक्षक के तौर पे, ना सिर्फ एक संस्कृति कर्मी के तौर पे उन्होंने देखा है, बल्कि इस पूरे दौर में जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल भरा ये पूरा दौर था, इसको जिया भी है। उनकी क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत वाम आंदोलन में होती है, छात्र जीवन के समय से ही, और साथ ही साहित्य की दुनिया में भी उनकी शुरुआत इसी दौर में होती है। और इसलिए हमें लगा कि ये जो 50 साल का कालखंड है, इसके इतिहास को समझने के लिए उनसे ये बातचीत जो है वो एक यात्रा के समान होगी। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी। मैं साथी शशि प्रकाश का स्वागत करती हूँ आज की इस बातचीत में। साथी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले वर्तमान दौर से ही हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के समय जब कोरोना महामारी के इस पूरे संकट के दौर में जो मजदूर वर्ग है उस पर एक महा आपदा टूट पड़ी है, और वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि शासक वर्ग एक छद्म किस्म का विकल्प पूरे मजदूर वर्ग, पूरी मेहनतकश आबादी के सामने रख रहा है। या तो बीमारी से मरना आपकी नियति है, या फिर आप भूख और बेरोजगारी से मरिए। इस तरीके की पूरी
जो हम अपने आंखों के सामने जो घटनाक्रम घटते हुए देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल जा रहे हैं, भूख दुर्घटनाओं को झेल रहे हैं, और एक तरीके से भारतीय हुक्मरानों की अनदेखी भी और कहीं ना कहीं उनकी पूरी इनसेंसिटिविटी भी इसमें सामने दिखाई दे रही है। जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो ये कि क्या आपको याद आता है पिछले 50 साल या इतिहास के जिस कालखंड पर हम विशेष तौर पे अपनी बातचीत को केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा कोई दौर आपको याद आता है जब इस तरीके का कहर मेहनतकश आबादी पे बरपा हुआ? देखो, पिछले 50 वर्षों के भीतर तो इस तरीके की कोई महाआपदा मजदूर वर्ग पर एक साथ पूरे देश के स्तर पर जैसे टूटी है, और बाकी जो गरीब मेहनतकश आबादी है, इस तरीके का कोई उदाहरण नहीं है पिछले 50 वर्षों के भीतर। थोड़ा सा पीछे जाए, जैसे हम लोग की राजनीतिक चेतना थोड़ा शुरू हो गई थी, उसका आने की शुरुआत हो गई थी। मेरी उम्र कोई उस समय 12-13 वर्ष की थी, जब 1966-67 में जो खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था, जिसका सबसे गंभीर असर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वैसे तो पूरे देश के पैमाने पर था, और गाँव में बड़े पैमाने पर भूखमरी से मौतें हुई थी। खुद मैं उसमें अपने गांव में रहता था बिहार में, और वहाँ मैं पढ़ता था। तो वहाँ हमने खुद भूखमरी से, कुपोषण से ऐसी मौतें देखी थी। वो एक भयंकर दौर था, जिसकी कि अगर मैं याद करूं तो इस तरीके से जो चीज़ दिखाई पड़ती है छोटे मोटे पैमाने पर, जब हम लोग गांव में काम करते थे 80 के दशक में के शुरू में, तो इस तरीके से गरीबों के बीच जो परेशानियां थीं, जो बीमारियां थीं, वो जगह जगह थी इस तरीके की। वो उड़ीसा में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऐसे इलाकों में थी। लेकिन देशव्यापी स्तर पर इस तरीके की कोई चीज़ इसके पहले नहीं घटी है। ये अपने आप में भारतीय समाज का एक ऐसा दौर है जो कहा जाए कि एक नया मोड़ बिंदु है, जहाँ पर कि आज 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, और देश के सारे हाईवेज पर कहीं भी आप चले जाइए तो मजदूरों का तांता लगातार लगा हुआ है। इस संख्या के बारे में लोग काफ़ी कम करके बता रहे हैं। वास्तव में तकरीबन 14-15 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, उसका बड़ा हिस्सा तो घरों की ओर चल पड़ा है, और उसके बारे में सब लोग पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि मीडिया तो चुप है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी आता रहा है कि कितने लोग रास्ते में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो मौतें हुई हैं, जो सुसाइड्स हुए हैं, और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो इसके पहले अगर कहा जाए तो एक गरीबों के भीतर भूखमरी का एक समय 66-67 में हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था। लेकिन वो इस आज की इस आपदा के आगे वो भी कुछ नहीं। उस आपदा को उसी आपदा की पृष्ठभूमि एक साथ कई घटनाएं घटी थी। उसी समय PL 480 का तहत जो लाल गेहूं आया था, और उसको खाने से वो शायद सूअरों को खिलाया जाने वाला, लोग बताते थे कि गेहूं है जो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में खिलाया जाता है, और सारे लोग जो है डिसेंट्री के मरीज हो गए थे गांव में, भयंकर रूप में। उसी के बाद ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को थोड़ा सरकार ने दुरुस्त करना शुरू किया था। राशन का सिस्टम बना था, और राशन कार्ड्स बने थे, हम लोगों के घरों में भी बना था, पूरे गांव का राशन कार्ड बना था उस समय। तो एक हद तक उसको, और उसी के बाद 67 से जो खाद्यान्न उत्पादन पर भारतीय पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों ने जो ध्यान दिया, हाई वैरायटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की जितनी चीज़ें चलती हैं, वो उसके बाद शुरू होती है। उसके राजनीतिक कारण थे कि खाद्यान्न संकट के बाद ही कलकत्ता में तो बहुत बड़ा एक
आंदोलन हुआ था, खाद्यान्न आंदोलन। उसका एक पूरा इतिहास है, जिसको कि वाम काडर्स ने चलाया था और नेतृत्व ने उसको दबाया था। नेतृत्व ने उस आंदोलन को, उसी समय उसके कुछ दिनों पहले ही विभाजन हुआ था सीपीआई सीपीएम का, और मुख्यतः सीपीएम के जो काडर, जो रेडिकल वाम काडर थे, वो उस आंदोलन को चला रहे थे। वो काफ़ी बड़ा आंदोलन था। बिहार वगैरह में स्वतः स्फूर्त जगह जगह गोदामों को लूटने की घटनाएं घटी थी, काफ़ी काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। उसी के बाद संविध सरकारें बनी थी। उसी साल 67 में फिर नक्सलवाड़ी जन उभार होता है और उसकी लहर पूरे देश में फैलती है। तो एक संकट का एक प्रस्थान, एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें 1966-67 में दिखाई पड़ता है। उसके बाद कई ऐसे फेजेज आते हैं जबकि अलग अलग राजनीतिक संकट अलग अलग किस्म से आए, लेकिन यह एक अलग चीज़ है, ये एक अलग परिघटना है जिसमें एक तरीके से कहा जाए कि पूरी की पूरी प्रवासी मजदूर आबादी, उनके परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं। और कोरोना जितना बड़ा संकट बन करके टूटा है, और उसके बारे में भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी मतलब इस तरीके से सिस्टम की असफलता, एक बार सिस्टम इंदिरा गांधी के समय में जैसे 70 के दशक में उसकी असफलता सामने आई थी, जिस तरीके से अलग अलग दौरों में आती रही है, लेकिन इस कदर पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था और पूरे प्रशासन की असफलता कभी सामने नहीं। पूरी दुनिया में कहीं भी कोरोना से भारत की मौतों के आंकड़ों पर यकीन नहीं किया जा रहा है, पूरी दुनिया में। ये आंकड़े, एक तो पहली बात ये कि जो टेस्टिंग हो रही है उसमें भारत अभी बहुत नीचे है, पाकिस्तान बांग्लादेश सबसे नीचे है। इंटेंसिव टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्वारंटाइन वगैरह के इंतज़ाम पर सारा आ चुका है कि किस तरीके से जस्ट बेड डाल दिए गए हैं, कहीं खाने पीने तक का इंतज़ाम नहीं है, बुरी हालत है वहाँ पर। तो जो आंकड़े आ रहे हैं मतलब वो भयंकर रूप से गलत आंकड़े हैं। और जो लॉकडाउन के साथ साथ, जो लॉकडाउन अपने आप में कोई इलाज नहीं है, लॉकडाउन करना था, लॉकडाउन के साथ साथ जो चीज़ें करनी थी वो सरकार ने की नहीं, और सीधे सीधे जनता के सामने उन्होंने एकमात्र अकेला सिंपल विनाशकारी 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन करने का विकल्प दे दिया। उसके साथ साथ जो चीज़ें होनी थी वो हुई नहीं। तो कोरोना से जो विपत्ति टूटी है वो तो अलग है जाहिरा तौर पर। अब उसके बारे में भी तथ्य आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उसका भी धीरे करके अब आ रहा है कि सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग उस विपत्ति का शिकार हुआ है, और ज़्यादा मजदूर वर्ग ही होगा। इसलिए जैसे जैसे उत्पादन ये शुरू करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे मजदूर वर्ग उस विपत्ति का ज़्यादा शिकार होगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि ये एक नया संकट है, और ये नया संकट अपनी कुछ नई राजनीतिक अपने कुछ नए राजनीतिक नतीजे अगले चरण में लेकर के आने वाला है। निश्चय ही भारत की पूरी राजनीति एक मोड़ लेने वाली है इस संकट के दौर के बाद। बिल्कुल। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी बनता है कि जो मौजूदा फांसीवादी उभार का ये दौर हम देख रहे हैं, इसकी तुलना बार बार आपातकाल से भी की जाती है, और इंदिरा गांधी के समय का वो जो दौर है उससे उस तरीके का सादृश्य निरूपण हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर भी बहुत सारी बहसें मौजूद है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरीके की तुलना कितनी सही है, और क्या सीधे कोई सादृश्य निरूपण हो सकता है फांसीवादी दौर के, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जो आपातकाल का पूरा दौर था उससे? देखिए, ये तुलना मेरे ख्याल से एक बेतुकी तुलना है। इसका कारण ये है कि अक्सर उस समय भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, इंदिरा फासिज्म, आपातकाल को फासिस्ट दौर कहने का। ये एक राजनीतिक गलत समझदारी सी चीज़ पैदा होती है। हम लोग भी उस दौर में इंदिरा फासिज्म ही बोलते थे, 75-77 का जो पीरियड था। लेकिन जैसे राज्य सत्ता की, बूर्जुआ राज्य सत्ता की निरंकुशता के विभिन्न रूप हो सकते हैं।
बोनापार्टिस्ट राज्य सत्ता भी निरंकुश थी, बिस्मार्कियन राज्य सत्ता भी निरंकुश थी। इस तरीके के उसके विभिन्न रूप, जो न्यू कॉलोनियल जो सोसाइटी थी लैटिन अमेरिका की, वहाँ पर जो सैनिक तानाशाहियाँ थी, जो मिलिट्री जुंटाएँ थीं, वो भी एकदम निरंकुश सत्ताएं थीं। उनका भी कोई जनता का कोई भी डेमोक्रेटिक राइट नहीं था। तो सिर्फ इस आधार पर कि जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स निलंबित कर दिए जाएं या छीन लिए जाएं, किसी सत्ता को हम फासिस्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फासिज्म की जो है वो बेशक जो दिमित्रोव की परिभाषा है वो अपनी जगह पर, जो बेसिक चीज़ यह है कि वो वित्तीय पूंजी के सर्वाधिक निरंकुश, सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी हिस्से की नुमाइंदगी करता है, राजनीतिक नुमाइंदगी करता है, लेकिन इतनी ही उसकी परिभाषा नहीं है। फासिज्म ग्रास रूट लेवल से खड़ा किया गया पेटी बुर्जुआ क्लास का एक आर्क रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट है, और इन अर्थों में और एक कार्डर बेस्ड पार्टी इसको खड़ा करती है। तो इस पैमाने पर जितने भी किस्म के अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक रिजीम्स होते हैं, उन सारे को हम फासिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर उसके पीछे ये एक आर्क रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट का कैरेक्टर जो आज संघ हिंदुत्व के पीछे है, हिंदुत्व की राजनीति के पीछे है, जो मोदी के पीछे है, इस तरीके की कोई चीज़ इंदिरा गांधी के पीछे नहीं थी। आज अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जैसे शासक वर्ग भी कभी कभी कुछ अपरिपक्वताएं करता है। जैसे उस समय जो संकट आया था, एक संकट की कंटिन्यूटी थी। 67 में कांग्रेस का जो एक छत्र एक तरीके से बुर्जुआ राजनीति में था, वो टूटता है। समवित सरकारें बनती हैं, 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिरती हैं, खाद्यान्न संकट आता है, नक्सलबाड़ी, किसान उभार होता है, और उसके बाद इंदिरा गांधी जब आती हैं सत्ता में, तो बहुत ही कुशलता से उन्होंने अपने को गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स खत्म करना, ये सारा उस समय बुर्जुआजी की ज़रूरत थी कि अगर बड़े पैमाने पर प्राइवेट कैपिटलिस्ट क्लास को भी पूंजी निवेश करने के लिए पैसा चाहिए था, तो प्राइवेट बैंकिंग पर इतना भरोसा जनता का नहीं था। इंदिरा गांधी ने एक जो नेहरू काल में जो पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और प्राइवेट सेक्टर को जैसे धीरे धीरे मजबूत किया गया उसके द्वारा, उसमें एक बहुत बड़ा कदम छूटा हुआ था जो इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइजेशन के द्वारा किया। प्रिवी पर्स खत्म करना कोई ऐसी बात नहीं थी। होना तो ये चाहिए था कि इनकी सारी संपत्ति सारे फ्यूडल लॉर्ड्स की और गांव के भूस्वामियों की बिना कोई मुआवजा दिए पूरी तरीके से जब्त की जानी चाहिए। अब वो एक अलग कहानी है कि उनको किस तरीके से मौका दिया गया कि वो अपनी ज़मीनें बचा लें, और दो राउंड जो हदबंदी हुई, चकबंदी हुई, किस किस तरीके से उनको पूरा मौका दिया गया, और जो बड़े बड़े राजा थे उनको भी पूरा मौका मिला। तो प्रिवी पर्स एक सिंबॉलिक चीज़ थी, वो प्रिवी पर्स पर कोई राजा जीता नहीं था, प्रिवी पर्स खत्म किया गया। और एक यंग टर्क्स, चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, इन तमाम लोगों का एक ग्रुप, कृष्णकांत, ये काफ़ी रेडिकल सोशलिस्ट स्लोगन्स के साथ इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। लेकिन जो बुनियादी संकट था अर्थव्यवस्था का, उससे कोई निजात बहुत मिली नहीं। बेरोजगारी बढ़ती चली गई। एक हद तक निजात मिली, जो उत्पादन बढ़ा था उससे खाद्यान्न संकट किसी हद तक हल होने की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन संकट मात्र इतना नहीं था। संकट हल नहीं हुआ और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनकर के 70 के दशक के शुरू में आई। फिर वो गुजरात आंदोलन और बिहार का छात्र आंदोलन शुरू होता है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी छात्र आंदोलन के साथ साथ चर्चा करनी ज़रूरी है, ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक 1974 का होता है। तो उस दौर में और इसी समय जो क्रांतिकारी वाम आंदोलन था, उसकी अपनी कुछ दिक्कतें थीं। जैसे अब वो एक तरीके का जो अल्ट्रा लेफ्ट का, एक लेफ्ट एडवेंचरिज्म का जो भटकाव था वो आ चुका था। लेकिन इस संकट में
जो युवाओं का, जो शहरी युवाओं का जो बड़ा हिस्सा था, खासतौर पे कोलकाता में और ऐसे शहरों में, वो उसके साथ आकर के खड़ा हो गया था। और वहाँ पर सिद्धार्थ शंकर रे ने ज़बरदस्त दमन चक्र चलाया था, जो दमन चक्र आज की तारीख में ऐतिहासिक दमन चक्र माना जाता है। और लगभग वो 71-72 से लेकर के आपातकाल तक वो कंटिन्यू होता रहा। तो ये पूरा दौर था। फिर पंजाब में सब जगह पर जो मार्क्सवादी लेनिनवादी आंदोलन था, जिसको उस समय नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता था, उसका दमन चल रहा था। ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक हुई, स्टूडेंट्स का आंदोलन गुजरात से बिहार गया, और उसके बाद वो जो है वो फैल गया यहाँ तक, उत्तर प्रदेश और विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट का जजमेंट आया इलाहाबाद से, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ, वैसे समय में एक इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए आपातकाल लगने की घटना घटी, जहाँ पर कि बुर्जुआ वर्ग के जो आइडियोलॉग्स थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो थिंक टैंक्स थे, उन्होंने बहुत दूर तक नहीं सोचा कि 42वां संशोधन करने की, फंडामेंटल राइट्स को भी ख़त्म कर देने की और इस तरीके का माहौल बनाने की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैनेज किया जा सकता था, जैसे दोबारा चुनाव कराया जा सकता था संसद। बुर्जुआ फ्रेमवर्क के भीतर इंदिरा गांधी के सामने ऐसे ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन एक अफरा तफरी का माहौल जो रूलिंग पार्टी में आया, तो फिर उसमें सिद्धार्थ शंकर रे मुख्य सलाहकार थे, और जो कांग्रेस के मुख्य उस समय नीति निर्माता लोग थे, उन लोगों की राय बनी और इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी खत्म होने के पीछे भी बात यही थी कि कांग्रेस के भीतर भी ये राय बनने लगी थी, और क्लास, सबसे बड़ी बात थी कि बुर्जुआजी का भी प्रेशर था कि इमरजेंसी में ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं, इमरजेंसी को हटना चाहिए। 77 के जनवरी फरवरी में अंदर ये चीज़ें पक रही थी, लगभग हो चुकी थी। तो वो जो उस समय जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस आई, वो पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस में, और पॉलिटिकल क्राइसिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील हुई। लेकिन वो स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल या पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं थी। अब उसके समाधान के कुछ रास्ते मौजूद थे, जिसको कि रूलिंग क्लास ने उस समय सही तरीके से नहीं टटोला। बाद में उसने रिव्यू किया और अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश की। बुर्जुआ सिस्टम के दूरगामी हितों को देखते हुए उन्होंने किया काम। आज के जो मामला है, एक तो हमने फासिज्म से अंतर बताया कि वो एक इंदिरा निरंकुशशाही जिसे उस जमाने में कहा जा सकता, वो एक तरीके का अथॉरिटेरियन बुर्जुआ सत्ता थी, जिसे हम फासिस्ट सत्ता नहीं कह सकते। एक तरीके की वो निरंकुश स्वेच्छाचारी बुर्जुआ रिजीम थी। फासिज्म के जो क्लासिकी परिभाषा है उसके अंतर्गत वो नहीं आती है। कुछ लोग ये बात करते थे कि यूथ कांग्रेस की जो है वो एक तरीके की पूरी काडर बेस्ड स्ट्रक्चर था, वो संजय गांधी के अंतर्गत, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक अराजक किस्म की भीड़ थी जो संजय गांधी के पीछे खड़ी थी। वो वेल ऑर्गेनाइज्ड जैसे फासिस्ट काडर स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए हम इस तरीके की तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम दमन की भी बात करें, आज ऐसा मीडिया नहीं था, और बुर्जुआ हिस्सों के भीतर भी जैसे मीडिया में विरोध हो रहा था, बुर्जुआ मीडिया में इंडियन एक्सप्रेस और इस तरीके का ये जो घराना था गोयनका का, ये विरोध कर रहा था। कुछ और छोटे छोटे अखबार थे जो विरोध कर रहे थे। बेशक दमन हो रहा था, लेकिन उस दमन, आज जो दमन का स्वरूप है उससे व्यापक, ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा गहरा है। स्टेट मशीनरी और फासिस्ट पार्टी की मशीनरी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए और अंशतः घुले मुले रूप में काम करते हुए आज जो दमन कर रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, वो पैमाना उस समय से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा घातक है। जैसे आज स्वतंत्र मीडिया का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर उठा करके भीतर किया जा रहा है, जिस तरीके से जाने माने बुद्धिजीवियों को उठा करके और ये यूएपीए या मकोका या कोई भी इस तरीके का
या ये लोग माओवादियों के समर्थक थे करके, जैसे गौतम नवलखा और इन तमाम लोगों को अंदर कर दिया गया है, बुद्धिजीवियों को। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर इसके साथ हम जोड़ दें जो कहीं जिस खबर का ब्लैकआउट किया जाता है, जितने बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को दरबदर किया गया है, जितने बड़े पैमाने पर, और ये लगातार चल रहा है, ये 2014 से चल रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक समय में छोटे मोटे नंदीग्राम और सिंगूर वगैरह की घटनाएं छोटी हैं, जमीनी तौर पर चुपचाप पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, वो कहीं नहीं आ रही हैं, जहां पर कि बड़ी बड़ी आबादी उजाड़ी जा रही है, बंदूक की नोक पर उजाड़ी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आम आदिवासियों के ऊपर जो कहर बर्पा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो कहने की बात नहीं है। गनीमत है कि सोशल मीडिया के द्वारा थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम सारी चीज़ों को समेट करके देखेंगे, कानूनी तौर पर जो कोर्ट की हालत है, जैसे फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों में हम फिर अयोध्या के फैसले को भी जोड़ देते हैं कि जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके का पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मशीनरी जो दमन कर रही है, जिस तरीके का कानून बुर्जुआ फ्रेमवर्क के भीतर किसी भी तरीके की डेमोक्रेटिक राइट का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो आज ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा माइक्रो लेवल पर दूर दूर तक दमन की मशीनरी काम कर रही है, और एक फासिस्ट पार्टी और फासिस्ट की जो अपना स्ट्रक्चर है, उसके साथ जो बुर्जुआ स्टेट का स्ट्रक्चर है, वो मिल करके बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इमरजेंसी के दौर में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, सब कुछ को जोड़ के मैं बात कर रहा हूं कि आज का दौर उस दौर से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा दमनकारी है। और ये सिस्टम के जिस संकट से पैदा हुआ है, ये संकट उस प्रकार का नहीं है, ये संकट ज़्यादा गहरा, ज़्यादा दीर्घकालिक और ज़्यादा ढांचागत है। वैसे तो उस रूप में कहें कि हर सिस्टम कहीं ना कहीं तो एक रूप में ढांचागत ही होता है, लेकिन कहा जाए कि ये संकट ज़्यादा अलग किस्म का है। इसलिए इन दोनों की जो तुलना की जाती है, वो तुलना मुझे तो एक बेमेल तुलना लगती है। बिल्कुल। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने क्रांतिकारी वाम आंदोलन का जो उभार उस पूरे दौर में हुआ, जो कि संकट का एक दौर पूरा चला 1960 के दशक के बाद, जिसकी अभिव्यक्ति के तौर पे वाम आंदोलन सामने आता है, क्रांतिकारी एक पूरा मूवमेंट खड़ा होता है। उसकी चर्चा पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यही दौर था जब आपकी भी राजनीतिक सक्रियता बनी और उसकी शुरुआत हुई। तो आप कब से याद करते हैं, जैसे राजनीतिक चेतना का निर्माण किस रूप में हुआ और कब से आप चीजों को याद कर सकते हैं, और किस तरीके से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है, उस पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि फिर हम एक उसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी सिचुएट कर सकते हैं। देखो, अगर राजनीतिक चेतना की बात करें, मेरी परवरिश बिहार के गांव में हुई है और हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहीं हुई। तो आमतौर पर मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में देखा, उसके मुकाबले बिहार के ग्रामीण समाज में भी राजनीतिक बातें बहुत होती हैं, अलाव के पास बैठकर, यहाँ बैठकर, वहाँ बैठकर। तो मैं अगर याद करूँ तो हम लोग के बड़ों को राजनीतिक बात करते हुए सुनते थे, और वो महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे मुझे भारत चीन युद्ध याद है। मेरी उम्र उस समय 8 साल थी, 7-8 साल की उम्र थी, वो मुझे याद है। जब मेरा परिवार भी शिफ्ट कर रहा था, पारंपरिक कांग्रेसी वोटर परिवार था, और वो शिफ्ट कर रहा था, और परिवार में ये बातें होती थी कि अब कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो संविद सरकार, वो संयुक्त विधायक दल के उस समय बिहार में पहले मुख्यमंत्री जो महामाया प्रसाद सिन्हा थे, उनके नेतृत्व में समाजवादी और भारतीय जनसंघ और ये सब लोग जो इकट्ठे हुए थे, 6-7 पार्टियां जो, तो वो घटना मुझे याद है। और ये PL 480 जिसकी मैंने चर्चा की 67 में, वो चीज़ें मुझे याद है। तो उसी दौर में कहा जाए कि और कुछ परिवार का माहौल ऐसा था जिसमें कि राजनीतिक बातें बहुत होती थी, और वो ऐसा दौर था जब कुछ पत्र पत्रिकाएं बहुत चर्चित थी।
बिहार अखबारों की स्थिति आज से बहुत अच्छी थी, और बिहार में दो अखबार निकलते थे, एक घराना था आर्यावर्त और इंडियन नेशन, और दूसरा जो था वो था प्रदीप और सर्चलाइट। आर्यावर्त अखबार ज़्यादा चलता था, और उत्तर प्रदेश में आज काफ़ी बढ़िया निकलता था, जाने माने साहित्यकार उस समय के लिखते थे। और पत्रिकाओं में दिनमान और धर्मयुग ये काफ़ी चलती थी। व्यावसायिक पत्रिका इसी घराने की, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की, बेनेट कोलमैन की थी। मेरा गांव बहुत ही इंटीरियर में था, वहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर जिला का हेडक्वार्टर था। तो कोई कोई वहाँ से आता था तो अखबार एक लेकर के आता था, जिसको कि हम लोग पन्ना दर पन्ना चाट जाते थे, और उसी में साहित्य और उसी में राजनीति। फिर यह है कि मेरे मामा या नाना आते थे उसी जगह से, तो वो दिनमान और धर्मयुग लेके आते थे। फिर उनको पता चला कि हम लोग की दिलचस्पी है, मेरा बड़ा भाई और मैं दोनों, हम लोग बैठ करके पढ़ते थे दिनमान, धर्मयुग और फिल्मी दुनिया। दुनिया की पत्रिकाओं में एक पत्रिका आती थी माधुरी, तो वो पत्रिका स्तरीय मानी जाती थी थोड़ा। तो फिल्म फेयर के साथ हिंदी में निकलती थी, फिल्म फेयर तो शायद अभी भी निकलती है, माधुरी निकला करती थी। तो उस दौरान ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए फिर जो है इवन धर्मयुग एक मनोरंजन की पत्रिका थी, लेकिन नक्सलबाड़ी के आंदोलन पर उन्होंने लेख लिखे थे, काफ़ी लेख वेख आए थे। रजनीश राजनीतिक लेख लिखा करते थे उस समय। वो पहले वो आचार्य रजनीश नाम से लिखते थे, बाद में भगवान तो बाद में बने। तो वो ऑलमोस्ट मतलब महीने 2 महीने में उनका कोई ना कोई लेख धर्मयुग में आ जाया करता था। उसमें शायद वो जबलपुर में फिलॉसफी के लेक्चरर थे जब वो ये सब लिखा करते थे, और यहाँ छोड़ दिया था उसी समय। तो कहा जाए कि उसी समय हम लोगों की एक राजनीतिक चेतना का निर्माण शुरू हुआ, जो राजनीतिक चेतना कहीं से रेडिकल या वाम राजनीतिक चेतना नहीं थी, बल्कि मैं थोड़ा लिखता था स्कूल की पत्रिकाओं में और यहाँ वहाँ। तो स्कूल की पत्रिका से लिखने के बाद थोड़ा और उत्साह पैदा हुआ, तो मैंने एक लेख लिखा और उस लेख को धर्मयुग में भेजा। जाहिर तौर पर उसको वापस आ जाना था। वो मैंने लिखा था कि नक्सलवादी आंदोलन एक पुनर्विचार, और ये मेरे ख्याल से ये बात है 68 या 69 की बात होगी, 69 की बात होगी वो। उसमें मैंने लिखा था कि ये भटके हुए युवा है, और ये इनको जो है वो क्या क्या करना चाहिए, और इस देश को आगे ले जाने के लिए और क्या क्या करना होगा, वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन राजनीतिक चेतना आ चुकी थी, और हम लोग एक एक चीज़ पर ध्यान देते थे। जैसे उनको उस समय भी हमारा ये विचार था कि ये भटके हुए युवा है, जैसे ये चीनी एजेंट या ऐसी चीज़ें नहीं। हमारा ये कहना था कि ये युवा आक्रोश में है, और ये इन्हें कोई दिशा नहीं सूझ रही है, इस तरीके से करके एक लेख लिखा था। तो राजनीतिक चेतना तो आने लगी थी। उसके बाद वहाँ पर उन दोनों 11 साल का हाई स्कूल होता था, और जनवरी से दिसंबर तक का सेशन चलता था। तो उसमें 1.5 साल बर्बाद भी होता था आदमी का, अगर आदमी उत्तर प्रदेश आए तो। फिर मैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पढ़ने आ गया। वहाँ से धीरे धीरे मैंने पहला एक दौर था जब मैं इंटर में पढ़ता था, तो वो राजनीतिक चेतना का जो रेडिकलिज्म था, एक आध्यात्मिक, एक वेदांती रेडिकलिज्म था। एक सन्यासी के शिष्य भी थे, हम दोनों भाई जाते थे वहाँ, और कुल रास्ता यही सोचता था कि विवेकानंद के तरीके रास्ते पे चलना चाहिए, और कुछ समाज का कल्याण करना चाहिए। उसके पहले साहित्य वगैरह लिखना, वो चेतना भी उसके साथ ही शुरू हो चुकी थी। गांव में मैंने पहले अतुकांत कविताओं से ही शुरुआत की, और उसके बाद लेकिन वो गीतों का दौर था, नवगीत आंदोलन चल रहा था। उमाकांत मालवीय, बुद्धिनाथ मिश्र और शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह वगैरह के गीत धर्मयुग वगैरह में बहुत छपते थे। तो फिर हमने भी कुछ उस किस्म के रूमानी गीत 8-9 से लिखने शुरू कर दिए थे, और वो गीत छप जाते थे। आज अखबार के साप्ताहिक परिशिष्ट में छप जाया करते थे। शहर आने के बाद जो एक अराजक विद्रोह वाला दौर था कविता में, वो सब मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा। तो जैसे धूमिल की कविताएं थी, सौमित्र मोहन की कविताएं थी,
इस तरीके के ढेरों कवि थे जो थोड़ा बहुत लिखते थे फिर गुमनाम हो गए। उसकी धारा थी वो अराजकतावादी धारा ने थोड़ा प्रभाव में लिया, और उसी समय राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े। एक दौर आया 73 का, जबकि यूनिवर्सिटी में हमें कुछ लड़के मिले। तो दो प्रभाव हुआ। एक तो एक फ्रांस से लौटे हुए थे उसी समय डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा, और उन्होंने 72 में एक पत्रिका शुरू की थी फ्रांस में। वो रेमो आरो से सभी परिचित हो गए, मतलब वो एक दूर प्रतिक्रियावादी दार्शनिक थे। तो आरो के साथ ही उन्होंने काम किया था। लेकिन वर्मा जी पर फ्रांस के छात्र आंदोलन का, उन्होंने वहाँ सार्त्र को सड़कों पर पत्रिका बेचते हुए देखा था उस आंदोलन के दौरान। तो उन सारी चीज़ों का एक ज़बरदस्त रूमानी प्रभाव था। मार्क्सवाद का कोई अध्ययन नहीं था, और उन्होंने उनके दिमाग में सेमिनार जैसी पत्रिका हिंदी में निकालने की योजना थी। सेमिनार, लेकिन जिन लोगों के संपर्क में वो गोरखपुर में आए उसमें मार्क्सवादी थे। तो एक फिर ब्रॉड प्लेटफार्म जैसा बनने की बात हुई। उसमें रेलवे के कुछ लोग थे जो अपने को वामपंथी कहते थे, और वहाँ का एक एमएल मूवमेंट का एक इतिहास था जो हम लोग जब 71 में गए तब हम लोग को पता चला। जैसे जब चारू मजूमदार ने सफाई की लाइन दी थी, तो वहाँ एक जमींदार का सफाया भी हुआ था। एक श्याम नारायण तिवारी वहाँ के प्रसिद्ध नेता थे। उनकी यात्रा के बारे में क्या बताया जाए, वो आज बसपा में है, और सारी पार्टियों से यात्रा करते हुए उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी उसमें। उसके बाद कांग्रेस में उनके लिंक्स थे पारिवारिक। वहाँ से वो लंबी कथा है कि किस तरीके से वो फांसी की सज़ा, फिर आजीवन कारावास में फिर माफ़ी मिली। उसके बाद वो कांग्रेस में सीधे जाने में तो शर्म थी, तो डांगे की पार्टी में गए। सीपीआई में से जब डांगे की पार्टी अलग हुई तो उस पार्टी में वो रहे। फिर डांगे की पार्टी से वो कांग्रेस में गए। फिर उसके बाद वो सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे। और उनकी राजनीति उनकी राजनीति आज वही राजनीति है जो अमरमणि त्रिपाठी, ये प्रसिद्ध नाम है, जो एक कवयित्री की हत्या में आज आजीवन कारावास में है, जेल में है वो पति पत्नी। ये वहाँ जो क्रिमिनल गैंग्स राजनीति करते हैं ईस्टर्न यूपी में, उसमें से एक धारा इनका भी थी। वो इनके भतीजे हैं श्याम नारायण तिवारी के। बहरहाल उस समय एक युवाओं का अच्छा खासा हिस्सा था। बस्ती, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, इन इलाकों में लोग काम कर रहे थे। जब अभी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी था, उसी समय उस इलाके में कुछ लोग काम करना शुरू कर चुके थे। और एक वाम राजनीति का प्रभाव छात्रों में, बुद्धिजीवियों में था वहाँ। हालांकि जो वाम राजनीति के लोग थे वो ज़्यादातर सीपीआई टाइप राजनीति करने वाले लोग थे, लेकिन नक्सलबाड़ी के बाद हर प्रकार की वाम राजनीति और साहित्य में हर प्रकार की वाम धारा के लोग आए थे। तो वर्मा जी जब आए तो उनके संपर्क में आए। तो मेरा संपर्क इंटर में पढ़ते हुए, मैं अपनी कविताओं की फाइल लेकर के छपवाने के लिए पहली बार गया वर्मा जी के पास, और संपर्क बना, और फिर मैं भंगिमा से जुड़ गया। उसके बाद हम लोग की विचार यात्रा, मतलब कहा जाए कि मार्क्सवाद के करीब आने और मार्क्सवाद के क्रांतिकारी संस्करण से जुड़ने की यात्रा हम लोग के साथ साथ रही। उसके बाद हम लोगों में निरंतर काफ़ी बहसें होती रहती थी, लेकिन वो यात्रा साथ साथ ही चली। और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि 73 में मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के ग्रुप के संपर्क में आया, जिसके 3 नेता थे, राजनाथ पांडे, कुलदीप नाथ शुक्ला और गुरुप्रसाद त्रिपाठी। ये सभी लोग अपने को नक्सल राजनीति से जुड़ा हुआ मानते थे। लेकिन उस समय तक जो विभाजन हुए थे, सत्यनारायण सिंह का ग्रुप अलग हुआ था, चारू मजूमदार वाला जो मुख्य सीपीआई एमएल था, और यूपी कमेटी भी स्वतंत्र होकर के काम कर रही थी, शिव कुमार मिश्र और महेंद्र सिंह जिसके नेता थे। तो ये लोग किसी से जुड़े नहीं थे। 74 में लिबरेशन ग्रुप ने काम करना शुरू किया, केंद्रीय सांगठनिक कमेटी सीपीआई-एमएल ने काम करना शुरू किया। ये जो छात्रों का ग्रुप था ये किसी से जुड़ा नहीं था, और छात्रों में स्वीकार्यता के आलम की कल्पना की जा सकती है कि इसमें से एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी ईस्टर्न यूपी की,
गुरुप्रसाद त्रिपाठी जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे स्टूडेंट यूनियन के, और कुलदीप नाथ शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो छात्र राजनीति में एक ठीक ठाक पकड़ के साथ एक ग्रुप था। राजनाथ पांडे अच्छा पढ़ा लिखा, उस समय के हिसाब से अच्छा पढ़ा लिखा युवा था। तो वहाँ जा कर के कहा जाए कि एक दार्शनिक वैचारिक द्वंद्व की शुरुआत हुई, और अल्टीमेटली जा कर के मैं उनसे जुड़ करके काम करने लगा। उसके बाद फिर 74 का आंदोलन, जब रेल स्ट्राइक हुई, तो एनी रेलवे का हेडक्वार्टर था गोरखपुर में। उसमें हम लोगों ने जो पुलिस का दमन देखा। हाँ, एक और घटना जो बहुत मानस को प्रभावित करने वाली थी, वो थी पीएसी रिवोल्ट। उसका मुख्य केंद्र लखनऊ था, और कई सारे नेता जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते थे, तो वो लखनऊ में भी आके पढ़ते थे, तो उसका भी एक प्रभाव था। और 74 में जो रेलवे स्ट्राइक हुई, उसका जो दमन हुआ, उसमें हम लोगों ने भी मतलब रेलवे के ऐसे जो कर्मचारी थोड़ा बहुत यूनियन में सक्रिय थे, उनके परिवारों को भी काफ़ी अपमानित किया जाता था, लोगों को उठाकर बंद किया जाता था। तो बहुत सारे लोगों को बचाने का और गोरखपुर शहर के आसपास के गांव में पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। तो एक उसका प्रभाव था। और फिर छात्र आंदोलन शुरू हो गया। बिहार से उसकी लहर ईस्टर्न यूपी में बहुत तेज़ी से आई। हम लोगों ने बिहार से लेकर के और यहाँ तक बाकायदे दौरा किया, और हम लोग का जो छात्र ग्रुप था मार्क्सवादी, उसने तय किया कि इसमें हम लोग को शिरकत करना चाहिए। अब ये एक अलग स्टैंड था। उस समय ज़्यादातर जो मार्क्सवादी लेनिनवादी धारा थी, उसने इसका एक तरीके से बायकाट किया था, या इसके सब कुछ लोगों ने इसके समानांतर, माने जेपी मूवमेंट जिसे कहा जाता है, उसके समानांतर एक जन आंदोलन खड़ा करने की बात की थी, या बायकाट की थी। इसमें उस तरीके की भागीदारी नहीं की। तो हम लोगों ने ये तय किया भागीदारी करने का, और उसमें से फिर हम लोग को निकल करके बाहर आना पड़ा। निकल करके बाहर आने पड़ा जिस मसले, वो मसला भी राजनीतिक था। जब छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बन रही थी, उस दौर में हम लोग का जो धड़ा था, उस धड़े का एक संयुक्त मोर्चा का एक और नेता हुआ करता था, जो बाद में वही जो वहाँ की जो कास्ट पॉलिटिक्स और आपराधिक किस्म की राजनीति होती है, उसमें फंस गया। उसका मर्डर भी हो गया, रविंद्र सिंह। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी नेता रहा था, और उसके पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रहा था। समाजवादी विचार, उस समय वह समाजवादी विचारों का एक रेडिकल कल्टिस्ट जुआ आप उसको कह सकते हैं, उसका एकदम वन मैन ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में वह ठाकुर राजनीति का, जो ठाकुर ब्राह्मण राजनीति वहाँ चला करती थी, उससे जुड़ गया। तो वो भी हम लोग के साथ था। और हम लोग इस मुद्दे पर जेपी मूवमेंट से बाहर आए थे कि हम लोग का ये कहना था कि जब छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बन रही है और जयप्रकाश नारायण दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के ढांचे में दलीय कोटे से जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि इतने लोग समाजवादी, इतने जनसंघ के, इतने इस पार्टी के, इतने उस पार्टी के, इतने ही होना चाहिए। आंदोलन की संघर्ष समिति बननी चाहिए, और आंदोलन में भागीदारी, सक्रियता, स्वीकार्यता के आधार पर आरजी कमेटियां बननी चाहिए, और बाद में उनको कोई स्थायी रूप दिया जाना चाहिए। ये छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के भीतर ये जो दलीय कोटा जैसा कुछ सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया गया, और अंतिम बात ये कि जयप्रकाश नारायण के सामने हम लोगों को धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। तो व्यवहार में तुरंत समझ में आ गया कि लंबी चौड़ी बातें, जयप्रकाश नारायण की पूरी राजनीति क्या है, और ये उस समय हम लोग को जो समझ थी, और इसका ये पूरे आंदोलन का नेतृत्व कैसे काम कर रहा है, ये बातें हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखी। अब उसके बाद एक तरीके की दिशाहीनता थी। कुछ दिन तक हम लोग कुछ कवायद करते रहे, और मैं और भी कई, मेरे पास एक तरफ मैं वो वर्मा जी के साथ साहित्य के मोर्चे पर सक्रिय रहता था, और आर्थिक स्थिति हम लोगों की ऐसी ही थी, अपने बूते पर ही पढ़ने के लिए शहर चले आए थे। तो रात में मुझे अखबार में नौकरी करनी पड़ती थी, और एक अखबार वहाँ पर निकलता था, अभी भी निकलता है, दैनिक जागरण। उसमें कोई यूनियन वगैरह नहीं थी, और बहुत ही दमनकारी माहौल था। तो हम कुछ युवाओं ने पहल ली, हम लोग तो ट्रेनी थे, कि कंपोजिटर्स की यूनियन बनाई।
उसमें भी थोड़ा भावना ये थी कि पहले मजदूरों को संगठित किया जाना चाहिए। हम लोग तो एडिटोरियल में काम करते हैं, तो पेटी बुर्जुआ लोग हैं, तो पहले हम लोग को मजदूरों को संगठित करना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको यूनियन बनाई और पहली बार स्ट्राइक हुई दैनिक जागरण को, उसमें जबरदस्त स्ट्राइक रही। उसमें फिर उसी स्ट्राइक के बाद वहाँ से 16 कंपोजिटर्स निकाले गए, और हम लोग निकाले तो नहीं गए, हम लोग को चेतावनी दी गई, लेकिन हम 3 आदमी फिर नैतिक तौर पे ये महसूस किए कि हम लोगों ने यूनियन बनाई थी और जब 16 कंपोजिटर्स निकाल दिए गए तो हम लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक इसी समय इमरजेंसी लगी। उस समय तक अभी मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। 26 जून की रात को इमरजेंसी का समाचार मैंने ही ट्रांसलेट किया था, उसमें तो अंग्रेजी में आते थे टेलीप्रिंटर के वो। और फिर हम लोग रात भर बात करते रहे। एक हम लोग का अपना ग्रुप सा बन गया था। उस समय तक कलकत्ता से तड़ित कुमार एक कहानीकार थे, आर्थिक जगत नाम की पत्रिका में काम करते थे, वो आए थे। उनको वर्मा जी आग्रह करके, बहुत आर्थिक दुर्दशा में रहते थे, तो उनको वर्मा जी बातचीत करके कलकत्ता से लाए थे। वो भी दैनिक जागरण में काम करते थे, वो भी निकाले गए थे, और हम 2-3 लोग तो खुद इस्तीफा दिए थे। तो एक साहित्यिक मंडली हम लोग की बनती थी भंगिमा के इर्द गिर्द, जिसमें मदन मोहन कहानीकार आज भी हैं वो दिल्ली में, गोरखपुर में, ललित कुमार थे। तो उस मोर्चे पर हम लोग सक्रिय रहते थे। पत्रकारिता में विनय श्रीकर एक कवि थे, और वो भी साथ थे। एक रामेश्वर पांडे थे। तो हम लोग का 6-7 लोगों का ग्रुप था, जो कि कुछ हम लोग सोचते रहे कि क्या करें क्या ना करें आपातकाल के बाद। और वो ग्रुप बिखर गया जो हम लोग का ग्रुप था। उसमें गुरु प्रसाद, थोड़े में अगर यात्रा बताई जाए तो उसके एक नेता जो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, राजनाथ पांडे, वो सेल्स टैक्स ऑफिसर हुए, फिर खूब पैसा वैसा कमाया, उनका भी निधन हो चुका है। दूसरे गुरु प्रसाद त्रिपाठी इमरजेंसी में भाग करके थाईलैंड चले गए अपने पिता के पास, या सिंगापुर शायद। वहाँ से लौट के आए और उनकी राजनीति फिर यहाँ तक गई कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। तीसरे जो है वो अभी वहाँ पर पहुँचे कि एक केशव प्रसाद शर्मा की पार्टी जो RSPIML है, उसमें से कई धड़े बने। उनमें से अलग अलग धड़ों से होते हुए जो तीसरे थे कुलदीप नाथ शुक्ला, वो अपनी एक स्वतंत्र पार्टी चलाते हैं। जो कुछ और डिफरेंसेस को छोड़ दिया जाए तो भारत में क्रांति की मंजिल तय करने का और स्टालिन के बारे में, माओ के बारे में जो राय है वो वही है जो ट्रॉट्स्कीपंथी जिस तरीके की राय रखते हैं। मोटे तौर पर कहें तो वो अपने को ट्रॉट्स्कीपंथी लोग कहते नहीं। तो ये एक, उसके बाद मैं तो आपातकाल में अकेले पड़ गया, और यही दौर था जो जिस समय की अब अखबार वाला भी काम छूट गया। तो एक काम मैंने किया कि गहन अध्ययन शुरू किया कि मार्क्सवादी लेनिनवादी आंदोलन में कौन कौन सी धाराएं हैं। उन लोगों से मिलना जुलना होता था। आपातकाल का दौर था, लेकिन मिलना जुलना होता था, बातचीत होती थी। भोजपुर के आंदोलन की काफ़ी चर्चा थी, उन लोगों से बातचीत हुई। यूपी कमेटी जो थी शिव कुमार मिश्र की, उन लोगों से बातचीत हुई। वहाँ पर एक गंगा दुबे नाम के और सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी COC से जुड़े हुए साथी थे, उनसे बातचीत हुई। हमारे मानक कुछ मोटे तौर पर थे, मतलब मोटे तौर पर मानक हम लोगों का ये बनता था कि यह जो सफाई की लाइन है ये लेफ्ट एडवेंचरिज्म है। बहुत ज़्यादा अध्ययन मार्क्सवाद का नहीं था, लेकिन सफाई की लाइन जो भी कहता है कि ये लाइन सही है, जो कहता है कि चीन का रास्ता हमारा रास्ता, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन, उसके साथ तो कोई संवाद मुश्किल है। उसके साथ कोई संवाद, और हर प्रकार का जैसे कि खुला काम, साहित्यिक पत्रिका निकालना, ट्रेड यूनियन करना, ये सब संशोधनवाद है। इतनी चीज़ों पर हम लोग का स्पष्ट सहमत थी। ये समझ बन गई थी कि ये एक दिवालिया सोच है, ये एक लेफ्ट एडवेंचरिज्म की सोच है, एक सेक्टेरियनिज्म की सोच है। मोटे तौर पर यहाँ तक चीज़ें पहुँची थी। 77 से हमने फिर हम लोग की मुलाकात जो हुई, एक धारा जो COC में से निकल करके आई थी, उसके नेता थे कॉमरेड रामनाथ, और उनसे हम लोग की थोड़ा बनी।
इसमें थोड़ा सा दिलचस्प बात ये भी थी कि हम लोगों की परवरिश जो राजनीतिक हुई थी थोड़ा अलग तरीके से हुई थी। गोरखपुर में एक रेलवे लाइब्रेरी थी जिसमें जाकर मैं बैठा करता था। उसमें हमने एडगर स्नो की किताब पढ़ी, उसके बाद हांस वेन की किताब पढ़ी, पहली बार स्टुअर्ट श्रेम की एक किताब पढ़ी जिसके परिशिष्ट में माओ की कविताएं थीं। तो इस तरीके का कुछ मार्क्सवाद की किताबें, कुछ लेनिन के संस्मरण वगैरह पढ़ने का ज़माना वो था जब ज़्यादा पढ़ने वालों को इंटेलेक्चुअलिस्ट भटकाव का शिकार बताया जाता था, किताबी कीड़ा वगैरह का बहुत हिकारत की निगाह से देखा जाता था। तो हम लोग की परवरिश वैसे नहीं हुई थी। मूवमेंट में जब लोगों से मिलते थे तो ये भी देखते थे कि भाई मार्क्स के साहित्य कला में मार्क्स जो है वो बाल्जेक की और उनकी बात करते हैं, लेनिन जो है वो टॉल्स्टॉय के बारे में बात करते हैं। और हमारे देश के जो लोग हैं ये तो अपने देश के साहित्य के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। मार्क्स ग्रीक एपिक्स की बात करते हैं। हमारे देश के जो लोग हैं इनके लिए एक सिंपलिस्टिक मार्क्सिज्म है जो लोग मिले। और बाद में हम लोग को पता चला कि जैसे रामाधीन सिंह थे, वो जाने माने किसान नेता थे। इन सभी लोगों से हम लोग की मुलाकात हुई, लंबी लंबी बातचीत हुई उस दौर में। तो एक मोहभंग और एक पस्ती, ये तो लगता था कि ये काफ़ी रेडिकल किस्म का जेन्युइन आंदोलन है। दूसरी तरफ ये लगता था कि वैचारिक आधार इसका बहुत बहुत ही कमजोर है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की, साहित्य कला की, इन चीज़ों का आधार बहुत कमजोर है। तो और दूसरा निराशा का कारण पस्ती का एक सापेक्षिक रूप भाषा में कहें, वो आपातकाल की स्थितियां भी थी। लेकिन जब हम लोग की मुलाकात 77 में हुई रामनाथ से, तो हम लोग एक या दो मुलाकात के बाद ही हम लोग को लगा कि यह व्यक्ति एकदम अलग किस्म का व्यक्ति है। तो एक दो मुलाकात में लगा कि इस आदमी के साथ गोएठे और दाते और बाल्जाक के बारे में भी बातें हो सकती हैं, और मुक्तिबोध की कविता और धूमिल की कविता और त्रिलोचन की कविता पर भी बातें हो सकती हैं। और दूसरी तरफ जो भारत के परिस्थितियों के बारे में जो बात वो कर रहे थे कि मतलब भारत के पूंजीपति वर्ग किस तरीके से कंप्राडोर नहीं है, इस किस्म की दो चार बातें, भारत में किस तरीके से चीन जैसी हूबहू परिस्थितियां नहीं, तो ये हम लोग को ज्यादा लॉजिकल बातें लगी। और हम लोग को लगा कि आगे का सफर जो है इस धारा के साथ मिलकर के तय किया जा सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के कहें कि एक राजनीतिक चेतना का मार्क्सवाद में प्रवेश करने में जो उस दौर की परिस्थितियां थी 73-74 की, उसका एक हाथ था। और हाँ, कुछ और बहुत बहुत सारी घटनाएं, जैसे कि आनंद स्वरूप वर्मा गोरखपुर के दिल्ली में थे, और शायद तुम लोग को पता हो कि ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि नक्सल आंदोलन का समर्थक होने के चलते आकाशवाणी की नौकरी से जब निकाला गया था, तो दिल्ली के बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो वो गोरखपुर आते रहते थे। बाद में तो वो अनुवाद करने पर ही केंद्रित कर गए। शुरू में उन्होंने कहानियां भी लिखी थी, और गोरखपुर में ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो हम लोग को दिल्ली की भी थोड़ा खोज खबर मिलती थी। दिल्ली की खोज खबर कि किस तरीके से, मतलब कोई अगर वो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो या ओरल हिस्ट्री का कोई वो लिखा जाए मूवमेंट का, तो वो चीज़ें आ सकती हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली में मुक्ति नाम से पत्रिका निकाली थी 71-72 के आसपास। मुक्ति के 3 कुछ अंक निकले थे। फिर साइक्लो स्टाइल कविताओं का ये लोग कुछ निकालते थे। एक पूरा ग्रुप था जिसमें आनंद मंगलेश डबराल, सुरेश सलील, प्रभाती नौटियाल, 10-15 शिव मंगल सिद्धांतकर भी थे। ये सब लोगों का एक ग्रुप था। कलकत्ता से जो लोग आए थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी पत्रिका की एमएल मूवमेंट से प्रभावित जो पहला संकलन निकला था वो कलकत्ता से निकला था, और वो डॉक्टर माहेश्वर, उग्रसेन सिंह, हरिहर द्विवेदी और तड़ित कुमार, इन 4 लोगों का संकलन था जो शुरुआत नाम से निकला था। उसके बाद में कहीं चर्चा नहीं होती थी, लेकिन वो संकलन निकला था। मेरे ख्याल से ये 70 की बात होगी, या 69 या 70 की बात होगी। तो इन सारी चीज़ों के प्रभाव में 73 में हम लोग एक तरीके से मार्क्सवाद की तरफ आए।
और सारी घटनाएं जो घट रही थी उस दौर में, उन सब चीज़ों का बैकग्राउंड में कहा जाए कि 67 से लेकर के जो चीज़ें देख रहे थे, वहाँ से लेकर के आपातकाल तक उन्होंने एक मानस का और एक दिशा का निर्माण किया एक तरीके से सब लोग। काफी बातचीत इस हिस्से पर लंबी हुई, और इसके साथ ही जो एक और सवाल जुड़ता है जिसके बारे में आपने चर्चा की, अपने साहित्यिक लेखन की शुरुआत की भी, क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इनको दो अलग अलग विभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो साहित्य की दुनिया में भी आपका कर्म रहा उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा यहाँ पर जरूरी हो जाती है। तो अगर उसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं। जैसा मैंने शुरू का बताया कि साहित्य की तरफ तो दरअसल एक आज भी वो है, साहित्य की तरफ जो रुझान मेरी पैदा हुई एक, और वो आज आज के माहौल से शिक्षा में भी कितना परिवर्तन आया है। उस गांव के स्कूल में जहाँ तक हम लोग को खेतों के बीच से बरसात में कमर भर पानी पार करके जाना पड़ता था, उस गांव के स्कूल में मिडिल स्कूल के गणित के एक शिक्षक थे जिनके पास की 2 कमरों में उनकी पर्सनल लाइब्रेरी भरी हुई थी। और उस व्यक्ति ने, और मेरे घर में मैं अपनी माँ का वो मानता हूँ, और मेरी माँ का मेरे नाना के थोड़ा गांधीवादी आदर्शों का प्रभाव हो सकता है कि मेरे घर में भी शरद चंद्र की किताबें थीं, पथ के दावेदार, चरित्रहीन, और रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें थीं, प्रेमचंद की किताबें थीं। तो पढ़ने लिखने की शुरुआत तो कक्षा 4 में मैंने कर ली थी, और कहा जा सकता है कि उस शिक्षक ने बहुत मदद की। बहुत खुश होता था कमरे में के मुझे मिठाई दो और पढ़ने के लिए किताबें, और उसी समय कुछ मैंने ट्राई करना, मतलब कुछ लिखने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक मुझे याद है 8 में मैंने एक छंद मुक्त कविता लिखी थी। उसके बाद वो धर्मयुग और जो साहित्यिक पत्रिकाएं वगैरह आती थी, तो वो गीतों का जमाना था, बताइए, नवगीत आंदोलन और वो सब पढ़ते हुए तो कुछ गीत भी छप गए, तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद शहर में आने के बाद जो है एक दौर था जब अराजक विद्रोही कविताओं का, जैसे जिन कविताओं में उस दौर में नहीं था, ओ पिता, पिता को चैलेंज, सत्ता को चैलेंज करते हुए, चाहे मान्यताओं को चैलेंज करते हुए, शिक्षक को जाते हुए कि गाली देते हुए कि नहीं मानता मैं तुम्हारी बातें, इन कक्षाओं में मुझे घुटन होती है, टाइप जो विद्रोही कविताएं लिखी जाती थी। उसके बाद कहा जा सकता है कि जिस समय मार्क्सवाद में संक्रमण हुआ, उसी समय कुछ मार्क्सवादी नजरिए से, कहा जाए कि कुछ वाम नजरिए से कुछ कविताएं लिखने की और गोरखपुर में आने का फायदा जो हुआ, ये सारी पत्रिका, एक चंद्रभूषण तिवारी की पत्रिका, उसके 3 ही अंक निकले वाम ये, लेकिन उसका साहित्यिक आंदोलन में एक बहुत बड़ा स्थान था। तो पक्षधर एक अंक निकाला था दूधनाथ सिंह ने, एक पत्रिका का पक्षधर नाम से, और ढेरों लघु पत्रिकाएं निकलती थी इस किस्म की। सव्यसाची 2 पत्रिकाएं निकालते थे, उत्तरार्ध और उत्तर गाथा निकालते थे। एमएल धारा से चर्चित पत्रिकाओं में कंचन कुमार की पत्रिका थी आमुख, एक पत्रिका निकालते थे वो। और वीर भारत तलवार की फिलहाल पत्रिका इस रूप में नहीं थी, उस समय अलग रूप में निकलती थी। तो ढेरों पत्रिकाएं पढ़ने का मौका मिला, तो दिशा फिर इधर थोड़ा मुड़ी। और उसमें, लेकिन उसमें एक था कि बहुत नारेबाजी वाली कविताएं लिखी जाती थी, और उन नारेबाजी वाली कविताओं से चूंकि मैंने कविताओं की थोड़ा सा इस किस्म के उस समय तक आकर के मैं मुक्तिबोध को पढ़ना शुरू कर चुका था, और क्लासिक जो वो है निराला को, तो वो ये कविताएं और कुछ विश्व कविता का थोड़ा बहुत जो अनुवाद देखा, तो कुछ बहुत जमता नहीं था। बहुत वोकल पॉलिटिकल टोन जो था कविताओं का, नारेबाजी वाला, जो पत्रिकाओं में छाई रहती थी, वो कुछ बहुत जमता नहीं था। उसके मुकाबले उस समय भी कहा जाए कि मुक्तिबोध के बाद अगर कहें तो अलग अलग रूपों में केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, मैं इंटर में पढ़ा था उसमें,
तो ये लोग, और कुछ अलग से लिखने की कोशिश की मैंने। जैसे कि उस समय वैसे कोई कविता नहीं लिखी गई थी। एक मैंने कविता लिखी थी, एक लंबी फंतासी थी, बुद्धन सिंह का खंडकाव्य। और उसमें बुद्धन सिंह एक सिपाही, वो रियल घटना घटी थी, वो अपने बंदूक की सफाई करते हुए गोली चल गई और घायल हो गया। तो बुद्धन सिंह, मतलब बुद्धन सिंह नाम उस सिपाही का नहीं था। वो अलग अलग हिस्सों में बुद्धन सिंह सपना देखता है। जब वो बुद्धन सिंह अपने बैरक में कोने में बैठता है तो क्या सपना देखा करता है, और बुद्धन गुलामों के विद्रोह की कहानी और बुद्धन सिंह किस रूप में महसूस करता है। तो उस कविता को मैंने कई लोगों को सुनाया तो लोग बस देखते रह गए कि ये तुमने क्या लिखा है, ये तो कुछ ऐसे ही है। वर्मा जी ने कहा कि हाँ ये प्रयोग है। वो पत्रिका, वो कविता मेरे पास भी नहीं है, वो 73 में छपी थी, भंगिमान। और कहा जा सकता है कि 73 से लेकर के 78 79 तक रमेश उपाध्याय एक पत्रिका निकालते थे, परिबोध ना। रमेश उपाध्याय, आनंद प्रकाश और राजकुमार सैनी या ऐसे कुछ नाम थे, मतलब 3-4 लोग मिलकर दिल्ली से निकालते थे। जितनी भी ऐसी पत्रिकाएं थी, उत्तरार्ध, उत्तरगाथा, कलकत्ता से परशुराम बोध पत्रिका निकालती, इन सारी पत्रिकाओं में रचनाएं छपने लगी। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आया 77 में, 78 में, तो दिल्ली आने के बाद थोड़ा सा इन लोगों से मिलना जुलना हुआ। जब मैं जेएनयू में, उसी समय असद जैदी, मनमोहन, शुभा जो है, ये सब लोग उसी पीरियड में थे। आनंद कुशवाहा, जो दुर्भाग्य से अब उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए जर्मन भाषा के छात्र हुआ करते थे। गोरख पांडे, शुरू में मैं गया तो गोरख पांडे के ही साथ रहा। तो उस दौर में मतलब अलग अलग चरण रहे। एक दौर रहा जबकि हम लोग मतलब आंदोलन में थोड़ा सा अलग हट करके कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा दौर रहा जिस दौर में कि कहा जाए कि खुद बहुत संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कि वो काफ़ी पथी बजाई। वो 78 79 के आसपास का कुछ दौर रहा। और उस समय फिर ऐसा था कि आंदोलन की ज़रूरत से गीत लिखने की शुरुआत हुई। वो हम लोग की जो नाट्य टोलियाँ थीं, वो हम लोग गीत भी गाते थे, तो कुछ गीत लिखने शुरू किए, जो उसमें से कुछ गीत आज भी गाए जाते हैं। तो कुछ गीत उस दौर में लिखे थे, उसमें से तो ज़्यादा कविताएं तो गायब हो गई। अब उन पत्र पत्रिकाओं में खोजा जाए कहीं पर, पत्र पत्रिकाओं की फाइल भी कहीं नहीं मिलती है, तो पत्रिकाएं, कविताएं मिल जाएगी। 81 के बाद अलग दौर था। हम लोग गांव में 3-4 साल तक काम कर रहे थे, गांव के गरीबों में। फिर शहर में जब काम करने आए तो कुछ यूं ही अगंभीर तरीके से कुछ कविताएं लिखी, अपने दोस्तों के बीच बैठ करके, जैसे सुनाई जाती हैं कविताएं। इसलिए कि उस समय तक साहित्य की दुनिया से जैसे आदमी थोड़ा बहिष्कृत हो जाता है, तो हम लोग राजनीतिक कामों में डूब गए थे। फिर तीसरे चरण में जब 90 की घटना घटती है और यहाँ से हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन की भी एक नई यात्रा शुरू की थी, तो जिस निराशा का माहौल था पूरे उसमें, तो हम लोग अक्सर बात करते थे कि 91-92 के माहौल में, जब सोवियत संघ का विघटन, इतिहास का अंत, उत्तराधुनिकतावाद, मेटा नैरेटिव्स का विसर्जन हो गया, क्रांतियों के मेटा, यही चर्चा चारों ओर थी। वाम धारा में जैसे कुछ आत्मभर्सना का स्वर था वाम कविता में, और कुछ सन्नाटा का स्वर था कहेंगे, और कुछ वाम और माने रूपवाद के साथ कुछ तालमेल करके चलने की प्रवृत्तियां पैदा हो रही थी। ढेर सारे लोग तो वामधारा के उत्तराधुनिकतावाद की प्रतिक्रियावादी अंतर्वस्तु को पकड़ भी नहीं पा रहे थे और उसके शिकार भी हुए। उदय प्रकाश उसके सबसे प्रातिनिधिक उदाहरण है। तो ऐसा दौर था। उसमें हम लोग बात करते थे कि जो गीत हम लोग गाते हैं कि वो सुर्ख सवेरा अभी आ रहा है, इप्टा के ज़माने के, या जब हम लोग खुद ही अति आशावाद के शिकार थे, तो वो गीत कुछ जमते नहीं हैं। लेकिन अगर आशावाद कोई तो ऐसी चीज़ नहीं है
कि जब जीत करीबी हो तब आदमी आशावादी हो, और जब जीत बहुत दूर हो तो निराशावादी। आशावादी तो हर हाल में आशावादी आते। आशावाद तो एक इतिहास दृष्टि से निकली हुई थी, एक वैज्ञानिक इतिहास दृष्टि से अगर निगमित आशावाद है, तो वो आशावाद तो निराशा के दिनों में भी आशा के गीत गाए जा सकते हैं। जब वो सुर्ख सवेरा अभी तुरंत आ रहा है, चाहे यह फैसले का वक्त है, तू आ कदम मिला टाइप गीत ना हो, तो उस दौर में फिर हमने बहुत दिनों बाद इस चैलेंज को लेकर के कि ऐसे गीत लिखे जा सकते हैं जो पराजय के दिनों में आशा की बात करते हैं, जो पराजय की सच्चाई को स्वीकारते हो। तो जैसे वो उस दौर में मैंने वो गीत लिखे, हम समय के युद्धबंदी हैं, या फिर लोहे के गीत हमें गाने होंगे, इस किस्म के 6-7 गीत, नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े गीत से, इस किस्म के कुछ गीत लिखे। और काफ़ी लंबे अंतराल बाद 95-96 1995-96 के आसपास फिर हम लोग एक कैंप में थे, एक मार्क्सवाद का अध्ययन शिविर था। तो उस समय मेरी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती थी, तो बीच बीच में कुछ गैप देना पड़ता था। तो मैंने फिर कविताएं लिखनी शुरू की, जिन कविताओं में कुछ कविताओं का थोड़ा सा, जैसे अगर पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो जैसे कुछ प्रोपेगेंडा लिटरेचर होता है, कोई एजिटेशनल होता है, एजिट प्रॉप होता है, तो कुछ कविताएं तो एजिट प्रॉप नेचर की आप कह सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा सीधी सादी कविताएं थी, आशा की, उम्मीद की, नौजवानों को संबोधित करते हुए। कुछ कविताएं थोड़ा सा दार्शनिक मिजाज की थीं, जो अपने समय के इतिहास को किसी न किसी रूप में, जो छाप छवि एक राजनीतिक व्यक्ति के दिमाग पर पड़ी थी, उसको परावर्तित करती थी, उसको दिखलाती थी। उस दौर में कहा जाए कि वो 7-8 वर्षों का समय रहा, जबकि बीच बीच में हमने कुछ कविताएं लिखी। वो अलग अलग 2 संकलनों में बाद में छपी भी, 2008 या 9 में, एक पतझड़ का स्थापत्य नाम से, और एक कोयकाफ पर संगीत साधना। कोयकाफ पर संगीत साधना में जैसे भगत सिंह को संबोधित कविता है, अगर तुम युवा हो श्रृंखला की कविताएं हैं, इस किस्म की कविताएं हैं। और पतझड़ का स्थापत्य नाम से जैसा लगेगा, जिस दौर से हमारी जनरेशन, माने हम लोग मार्क्सवाद की दुनिया में जब आए मूवमेंट में, तो 1-2 साल बाद वो अति आशावाद कि 75 के वर्ष को, 70 के दशक को क्रांति का दशक बनाओ और 75 के वर्ष को क्रांति का वर्ष बनाओ, वो आशावाद मिट्टी में मिल चुका था। फिर विखंडन, इवन पतन, निराशा, और इत्तेफाक एक मिला कि मूवमेंट के, आंदोलन के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों से, नेतृत्व के वरिष्ठ लोगों से मिलने का, लंबे इंटरेक्शन का मौका भी मिला। तो वो सारी चीज़ें, एक ऐसा दौर था जब लगा कि क्रांतिकारी धारा की जो विचारधारात्मक कमजोरी थी, उसके चलते या बिखरा हुआ है। राज्य सत्ता के दमन के चलते कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं बिखरता, वो सेटबैक्स बड़े बड़े झेलता है लेकिन बिखरता नहीं। फिर एक तरीके का 76 में चीन में माओ की मृत्यु के बाद पूंजीवाद की पुनर्स्थापना शुरू होती है, और लेकिन हम लोग को ये बात समझने में थोड़ा देर लगी तो थोड़ा पस्ती और निराशा का भी दौर था। और शायद कहा जाए कि मेरी उम्र तक पहुँचते पहुँचते अगर आदमी खड़ा है मैदान में, तो उसने इतने ज़्यादा लोगों को मैदान छोड़ते देखा है कि वो सारे नाम उसको याद भी नहीं आएंगे। अगर मैं देखूं कि कितने लोग कितने उत्साह के साथ आए, उस उत्साह के साथ एक इतिहास दृष्टि और एक वैचारिक गहराई नहीं थी, और कहीं कहीं एक कहा जाए कि एक इतिहास दृष्टि के साथ एक क्रांतिकारी पोएटिक्स की भी कमी थी। उन सारे चरित्रों को लेकर के कोई महाउपन्यास लिखा जा सकता है। तो इस पूरे दौर में बीच बीच में चाहत होती है
कि अगर वो फील्ड होता तो इस पूरे दौर में कुछ बड़े कलेवर की कविताएं लिखी जा सकती हैं। लेकिन जो लिखी हमने, जैसे शिशिर सिम्फनी एक कविता है, स्वागत नाम से 2 कविताएं हैं, इस पुल पर करके कविता है। अगर उसको कोई आंदोलन का व्यक्ति पढ़े तो उसे पिछले 20-25 वर्षों का पूरा परिदृश्य एक विस्तृत लैंडस्केप की तरीके से सामने फैला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहा जाए कि पूरा मूवमेंट उसमें, मतलब शुरुआती एक कहा जाए कि 73 के पहले से, मैंने मार्क्सवादी बनने के पहले से मैं साहित्य लिख रहा था। मार्क्सवादी बनने के बाद एक दौर रहा जबकि 73 से लेकर के 81-82 तक ज़्यादा से ज़्यादा लिखा होगा। फिर लंबे लंबे गैप्स हैं, इधर फिर नहीं लिखा मैंने कुछ साहित्य में लंबे समय से।